हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म ब्रिलियंस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग 2018 के एमकॉम एंट्रेंस के पेपर का बात करेंगे। और इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे 1 to 60 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या होता है 2017 से आपको 120 क्वेश्चन दे दिया गया है आपको करने के लिए। तो इस अभी 2018 में भी 120 क्वेश्चन ही है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 1 to 60 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में देखेंगे 61 to 120 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये फर्स्ट पेज है आपका इंस्ट्रक्शन वाला पेज। तो हम बार बार कई पेपरों में दिखा भी चुके हैं हम। ठीक है, 2011 से 2019 का जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा था उसी में ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 2018 का आज। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला है, अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 marks, 1 marks विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 0 mark विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। मतलब कि आप सही करेंगे तो 3 अंक मिलेगा, गलत करेंगे तो सही में से 1 अंक काट लिया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यदि एकाधिक वैकल्पिक इफ मोर देन 1 अल्टरनेटिव आंसर सीम टू बी अप्रॉक्सीमेट टू द करेक्ट आंसर, चूज द क्लोजेस्ट वन। मतलब कि अगर आपको 2 चीज़ें अगर लग रही हैं, आंसर आपको 2 सही लग रहा है, तो जो सबसे उसके निकट है, जो सबसे उसके क्लोज है, उसी को आप आंसर को सही मानेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट where business is treated as a separate entity from its proprietor it is। मतलब क्या कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मालिक को उससे अलग माना जाता है। तो आपका कौन सा है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, व्यवसाय की पृथक अस्तित्व की अवधारणा इसको कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू कि मालिक और जो आपका फर्म है उसको क्या माना जाता है, डिफ्रेंशिएट माना जाता है, सेपरेट माना जाता है, ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। एक आपको आज बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम क्या किए हैं, टाइपिंग न करके हम डायरेक्ट एक पेपर ही लिए हैं, जिसके थ्रू कि आपको पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो पहले हम बताए थे एकदम वही है, ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको मिल गया, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है, वह लेखांकन अवधारणा जहाँ व्यवसाय उसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है, वह क्या होता है, पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा कहलाता है। ठीक है, आते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा है, तो आपका है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, हर बार आपको राइट ऑफ करना पड़ जाता है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आपके एसेट साइड में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज, आखिर ह्रास लगाने के क्या कारण है, तो आपका इफेक्ट ऑफ टाइम भी है, ऑब्सोलेंस भी है और परमानेंट फॉल इन प्राइस भी है। यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, अनअसेस्ड वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 January 2016 2018 इट्स रिटेन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस इज ₹8,100। ठीक है, कब खरीदा था, 1 जनवरी 2016 को। आपका 10% की अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा रहा है, कौन से, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि आपका क्या हो जाता है, क्रमागत शेष पद्धति लग रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए अभी इस समय 8,100। तो पूछ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट इसका कितना था। 100 की सीधी बात, बहुत ही सिंपल है ये। अगर आप बैंक में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बस नॉर्मल मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा। हम इस 10,000 को आंसर मानेंगे। ठीक है, और यही आंसर इसका है भी करेक्ट। अब आपको दिमाग में लगेगा कि सर कैसे, तो 10,000 का पहले हम 10% निकाल लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10% आपका 1,000 हो जाएगा। 10,000 में से 1,000 लेस किया, कितना हुआ, 9,000। अब जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा इसी पे लगेगा, इसका फिर 10% निकाला, कितना हुआ, 900। अब इसमें जिसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81,100। देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, देखिए ये हिंदी में भी है क्वेश्चन। अब बोला है प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, द एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी। तो एडजस्टमेंट एंट्री इसका क्या होगा, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री आपका क्या होगा, परचेज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही माना जाएगा। ठीक है,
अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर ऐसा क्यों, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे चैनल में आपको वीडियो बना हुआ है कि सम इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री से रिलेटेड, तो परचेज क्रेडिट भी हो सकता है। अभी तक आपने डेबिट देखा था और इसमें देखिए क्रेडिट माना जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है कि अगर ड्राइंग करता है अगर प्रोप्राइटर, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कौन सा करेंगे, परचेज अकाउंट को करेंगे, ठीक है। तो चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, ठीक है, उसके बाद सैंपल के रूप में या एडवर्टीजमेंट के रूप में या फिर ड्राइंग के रूप में, अगर आप गुड्स लेते हैं तो कभी भी इसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे नहीं लेंगे, वो हमेशा कॉस्ट पे लेंगे। और कॉस्ट पे क्या होता है, परचेज होता है, इसीलिए परचेज को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:5:3। एक्स रिटायर, वाई टेक्स 316 शेयर फ्रॉम द एक्स और Z takes 516 शेयर फ्रॉम द X। द गेनिंग रेशियो इज, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो रहा है आपका 6 का, आपका तीसरा बता रहा है, ऑप्शन सही है, मगर मेरे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अगर लगता है कि BHU सही है तो हमारे कमेंट सेक्टर में जरूर इसको सही करिए। अगर आप लोगों का अगर वो सही रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5:3 होगा, ठीक है, मगर BHU आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी सही लगे आप हमको जरूर बताएं, ओके। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ये देखिए, अ कंपनी ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर द राइट टू बाई 1 शेयर ऑफ ₹12 ईच फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ ₹10 हेल्ड। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹30 ईच। द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर इज, तो वैल्यू ऑफ द राइट शेयर आपका कितना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द राइट शेयर आपका हो जाएगा कितना, 3.60 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3.60 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा हम लोग आते हैं आगे, क्या बोल रहा है देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट अंटिल रिडीम्ड इज शोन इन, जब तक कि वो रिडीम न हो जाए तब तक वो कहाँ पे दर्शाया जाता है, तो वो आपको दर्शाया जाता है दीर्घकालीन प्रावधान में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ओके। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट इन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो आपकी है क्या चीज़, डेटर। इन सबसे मतलब रहता है मगर सिर्फ डेटर से मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ PL अकाउंट इज इंक्लूडेड इन, मतलब PL अकाउंट का फॉर्मेट कौन सा इंक्लूड किया जाता है, तो एनेक्चर 3rd पार्ट 2nd, ठीक है। अब देखिए इसने आपको PL पूछ लिया, तो अब आप इसका बैलेंस शीट का भी इसको देख लें, ठीक है, और देख करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसके बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इंडियन हायर परचेज एक्ट वॉज प्रोमुलेटेड इन द ईयर, किसमें ये लगाया गया, अधिनियम लागू होने का वर्ष क्या है, तो ये आपका 1972 है, कितना है, 1972 है। ये क्वेश्चन देखिए हमें ऐसा 11 से लेकर के अभी तक के पेपर में 2 से 3 बार ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये एकदम आता ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर बायर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, क्या है उनका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑल ऑफ द एबव, मतलब क्या, टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट, टू सेटल अर्ली द फुल स्टॉर्डिंग अमाउंट, टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव उनका क्या है, राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग आगे आते हैं, वही है जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे किराया क्रय पद्धति वाला, ठीक है। आते हैं सेक्शन 22 ऑफ द हायर परचेज एक्ट 1972 इज कंसर्न विद, वो किससे संबंधित रखता है, तो वो आपके संबंधित रखता है किस चीज़ के, ओनर टू इंटाइटल टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। आपका सेक्शन 22 जो है 1972 का, वो किससे संबंधित रखता है, तो मालिक को समझौता समाप्त करने का अधिकार देता है कि आप जब चाहें तब आप क्या कर सकते हैं, अपने समझौते को, अपने जो एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको आप क्या कर लीजिए, टर्मिनेट कर सकते हैं। द नेचर ऑफ ब्रांच अकाउंट इज, ब्रांच अकाउंट का नेचर कौन सा है, तो ब्रांच अकाउंट का नेचर देखिए क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है।
ब्रांच अकाउंट का नेचर क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट है। मगर अंडर डेटर सिस्टम क्या होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब देखिए, विच टाइप ऑफ ब्रांच मेंटेन कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कौन कंप्लीट सिस्टम रखता है, तो आपका कौन रखता है, वो आपका रखता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो उसको क्या होता है कि सबकी सभी चीज़ें उसमें रखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसका बीएचयू ने क्या इसको बोला था, बीएचयू ने इसका आंसर बताया था क्या चीज़, डोमेस्टिक ब्रांच, मगर होगा क्या इसका, इंडिपेंडेंट ब्रांच। मेरे अकॉर्डिंग यही होगा। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप आराम से हमको बता सकते हैं। ठीक है, मगर ध्यान दीजिए ये 110% यही होना ही है, इंडिपेंडेंट ब्रांच ही इसका आंसर होगा। और हाँ, जो 14th वाला क्वेश्चन था, 14 वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको बीएचयू बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट, मगर मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सनल होगा। क्लियर है, क्योंकि बीएचयू भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत देता है, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांच जो है पर्सनल है और अंडर डेटा सिस्टम होता है तो वो क्या होता है आपका, नॉमिनल होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। अगर तब भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जरूर बताएं, हम उस आंसर को पिन कर देंगे, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पिन वाले आंसर को देख सकते हैं। मगर हाँ, जेन्युइन उसका रीजन होना चाहिए कि सर इसका ये होगा, ये बताइएगा जरूर। फिर बोल रहे हैं होलसेल प्राइस मेथड इज अंडर, किसके अंडर में आता है, देखिए 16 वाले का है, बीएचयू बोला है डिपेंडेंट ब्रांच, मगर मेरे अकॉर्डिंग हेड ऑफिस ब्रांच होगा। ठीक है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर होलसेल प्राइस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वो हेड ऑफिस ही इस चीज़ के लिए बात किया जाता है। ठीक है, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। रेवेन्यू आइटम्स इज फॉरेन ब्रांच शुड बी कन्वर्टेड एट द, ध्यान दीजिए रेवेन्यू आइटम जो भी होते हैं वो आपके एवरेज रेट पे कन्वर्ट होते हैं। किस रेट पे कन्वर्ट होते हैं, एवरेज रेट पे, मतलब कि औसत दर पे। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों, तो ध्यान दीजिए ट्रेडिंग और पीएल की सारी आइटम्स आपके किस रेट पे करेंगे, एवरेज रेट पे करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं 18 वाले क्वेश्चन पे। 18 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ड्यूरिंग द ईयर 2017 वाराणसी ब्रांच अकाउंट सोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6,000, द हेड ऑफिस शैल पास द जनरल एंट्री। हेड ऑफिस कौन सा जनरल एंट्री पास करेगा, तो वो आपका पास करेगा कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 3, वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट की बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, क्योंकि आप अगर ब्रांच अकाउंट बनाए होंगे तो आप जानते होंगे कि कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो यहीं पे आपका होता है क्या चीज़, टू नेट प्रॉफिट होता है, और ये होता है क्या, ब्रांच, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब आगे आते हैं क्या चीज़, डिपार्टमेंटल अकाउंट आर प्रिपेयर सेपरेटली टू नोन द व्हाट, टू नोन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इसको हम इसलिए सेपरेट बनाते हैं ताकि हम हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर सकें, जान सकें। आते हैं नेक्स्ट क्या है, द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ सैलरी टू जनरल मैनेजर इज, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या चीज, शुड नॉट बी अप्रोपोर्शनेट, ये आपका क्या होता है, बांटा नहीं जाता, बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। ठीक है, फिर बोला है व्हेन देयर इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज सोन इन, कहाँ पे इसको सोन करते हैं, तो आपको करते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, फिर क्या बोला जाए, देखिए द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी आर ₹2,12,500, ₹2,10,000 रिस्पेक्टिवली, while stock reserve is ₹10,700, द कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद इसको लेस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4,11,800 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,11,800। क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 22 हो गया, 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला, देखिए इन सेटलमेंट ऑफ अफेयर्स एसेट साइड एज पर विच लिस्ट ऑफ द डिफिशिएंसी इज सोन, ये आपका इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन देखिए आ गया। तो लिस्ट एच, कौन सा, लिस्ट एच जो है आपका डिफिशिएंसी अकाउंट के लिए क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, लिस्ट डी आपको प्रेफरेंशियल के लिए, लिस्ट जी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, और लिस्ट एफ जो है आपको बुक डेट्स के लिए, बुक डेट्स के लिए बताया जाता है। फिर बोला है 24 क्या बोला है, इन द बुक्स ऑफ लेसी रॉयल्टीज बेस्ड ऑन आउटपुट शुड बी डेबिटेड टू, कहाँ पे इसको लेके जाते हैं, तो ले जाते हैं आपके कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन
अकाउंट में। क्लियर है? फिर क्या बोला है, मिनिमम रेंट इज नॉट नोन एज, देखिए फिक्स रेंट भी कहते हैं, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं, टाइम रेंट आपको नहीं कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, फिर क्या बोला जरा देखिए, 25 क्वेश्चन हो गया। 26, द राइट टू रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी, देखिए ये कैन नॉट नहीं होना चाहिए था, कैन बी होता तो आपका आंसर कितना होता, कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में होता है वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कैन होना चाहिए। ठीक है, मगर इसमें कैन नॉट भी दे करके आंसर क्या बोल रहा है, 4, BHU। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कि इसका क्या होना चाहिए, मगर मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कैन भी होना चाहिए और वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग अपने चीज़ों को क्या करते हैं कि राइट ऑफ करते हैं शॉर्ट वर्किंग को। ओके, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन द मार्केट इज राइजिंग, क्या बोल रहा है, व्हेन द मार्केट इज राइजिंग एंड प्राइस आर कंटिन्यूअसली गोइंग अप, ऐसे केस में हमेशा का हमेशा आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो मालूम होगा लीफो मेथड यूज होता है। जब मूल्य बढ़ रहे होते हैं तो लीफो, और जब मूल्य घट रहे होते हैं तो फीफो। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। क्या बोला, फॉर ईच प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कुड बी रिवेल्ड बाई। ठीक है, फॉर ईच प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कुड बी रिवेल्ड बाई, मतलब प्रत्येक उत्पाद की लाभ अथवा हानि को बता सकता है। क्या बता सकता है, तो ये आपका बता सकता है क्या चीज़, लागत लेखांकन, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड, कौन सा इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, तो वो आपका क्या है, प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड नहीं माना जाता है। तो आपको क्या समझना है कि एक बार आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी क्या करना है, देख लेना है, क्योंकि वो भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, सपोज सेलिंग प्राइस 50,000, प्रॉफिट 20% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट कितना है आपका 100% है। ठीक भाई, समझ में आ रहा है। देन द टोटल प्रॉफिट वुड बी, क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए जैसे ही ऐसा हो तो 50,000 डिवाइडेड बाई ये 120% की वैल्यू है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 833.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर इसमें माना जाएगा, यानी कि सेकंड वाला आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इज फुली टैक्सेबल इफ इन कैश। अब ये देखिए टैक्स का क्वेश्चन है, इन कैश करवा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति अर्न लीव, पूरी छुट्टी नहीं लिया है और उसका क्या हो गया, पैसा बन गया। जब भी ऐसा केस होता है तो उस समय क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, आपका 31 का 4th आपका आंसर क्या है, सही है। अगर सर्विस के रहते हुए अगर आप वो करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल वो माना जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्टेड अप टू, कब तक कहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 9.5% तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज इज एग्जम्प्टेड अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा आपका एग्जाम्प्ट होता है, तो वो आपका कौन सा है, फॉरेन अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज एडेड इन द टोटल इनकम, किसमें ऐड होता है, तो वो है आपका इंडिविजुअल में, किसमें होता है, आपका इंडिविजुअल में होता है। नेक्स्ट क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस एसएससी आर डिवाइडेड, रेसिडेंस के अकॉर्डिंग पे एसएससी को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये 3 भाग में आपके क्या होते हैं, एसएससी डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 36 देखिए, आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका पारित किया गया था 1961। ठीक है, 36 का आपका 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है, एन एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड्स यूज्ड इन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या कहलाएगा आपका, तो वो आपका क्या कहलाता है, देखिए बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, बिजनेस फाइनेंस कहलाता है, यानी कि व्यवसायिक वित्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कौन सा क्लासिफिकेशन है, देखिए 38 का आंसर क्या है, 3, फिनेंस ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, फिनेंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड फिनेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। ये 3 तरीके से आपको क्या होता है, बताया जाता है, इसको इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है,
आइए 39 देखते हैं। 39 क्या बोल रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है आपका फाइनेंस फंक्शन का, तो वो आपका है क्या चीज़, इट इज द आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच। वो किस चीज़ का है, बाहरी व्यक्तियों द्वारा फर्म में झांकने की विचारधारा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 40 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, तो वो है आपका मोर स्ट्रेस ऑन जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। मोर स्ट्रेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना पड़ जाता है, ये बातें ये कहने की कोशिश कर रहा है। 40 वाला आपका आंसर। ओके, आइए देखते हैं हिंदी में भी इसको कि हिंदी में क्या बोलना चाह रहा है। तो हिंदी में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा वित्तीय कार्य का आधुनिक विचारधारा है, तो समय एवं प्रभावी उपयोग पर अधिक बल। जितना आप अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं उसी पर आप लोग अधिक बल देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कंपनी इज, पब्लिक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा पब्लिक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये है आपका पब्लिक कंपनी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला देखिए, व्हाट इज द इग्नोर्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में किन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, तो आपको देखिए 42 का फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं ध्यान दिया जाता है, रिस्क नहीं ध्यान दिया जाता है, और वेल्थ क्रिएशन नहीं ध्यान दिया जाता है। यानी कि इन तीनों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, यही आपको ध्यान दिया जाता है इसमें। ठीक है, आइए फिर देखते हैं 43 बोला है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इसका क्या मतलब होता है, 9 नगद न 13 उधार। इस प्रस्तुत, यह प्रस्तुत किस बात के लिए होता है, तो ये आपका होता है किस चीज़ के लिए, मुद्रा के समय मूल्य की अवधारणा को। ठीक है, अगर आप उधार नहीं देंगे तो क्या होगा, भविष्य में अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, उधार नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए आज से 10 साल पहले अगर आप किसी को 10,000 रुपये दिए होंगे आपके पिताजी, तो अभी अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो इस समय 10,000 की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस समय 10,000 की वैल्यू इस समय के 1 लाख की वैल्यू के बराबर थी। तो ठीक है, इसीलिए बोला है कि मुद्रा के समय मूल्य की अवधारणा को, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ द मनी आप लोग क्या होता है, ये बताता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान इंक्लूड्स, फाइनेंशियल प्लान में हम लोग किस चीज को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें देखिए इंक्लूड करते हैं क्या चीज, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्या क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, क्या क्या पॉलिसी है मेरी, और क्या क्या प्रोसीजर है, इन चीज़ों पे हम लोग विशेष तौर पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लान। आपके फाइनेंशियल प्लान का क्या चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग करता है, तो वो आपका क्या करता है, देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग पॉलिसी। ये आपके फाइनेंशियल प्लान को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग पॉलिसी, समता पर व्यापार तथा पूंजी दंतीकरण नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग आर, ये है क्या चीज़, तो ये है देखिए आपका क्या चीज़, फैक्टर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लान। ये एक फैक्टर जी देखिए, ये एकदम सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, वही बोला है फैक्टर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लान, वही फैक्टर अफेक्टिंग वाली बात ये बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है ये 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग ए फाइनेंशियल प्लान। क्या बोल रहा है, इस तरीके से होता है, तो वो क्या होता है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि एंटिसिपेशन ऑफ कंटीजेंसी और लिक्विडिटी, ये दोनों की बात ये करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर बोला है ओवर कैपिटलाइजेशन अकर व्हेन, ओवर कैपिटलाइजेशन आपका कब घटित होता है, तो ये आपका घटित होता है कब, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यानी कि क्या हो गया, आपके बुक में तो कुछ और शो कर रहा है मगर रियलिटी में आपकी क्या होती है, पोजीशन कुछ और होती है। क्लियर है, फिर क्या बोल रहा है आपका देखिए, व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। क्या बोला है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है आपका स्टॉक का, वो कम है किसी से, बुक वैल्यू से। ये क्या होता है, ये देखिए 49 का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाटर्ड कैपिटल। ये क्या होता है, वाटर्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, द्रवित पूंजी, इसको हिंदी में करते हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेज, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंसेज करता है किस चीज़ का, तो ये आपको ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ द फर्म। ठीक है, रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है,
रिस्क बट नॉट रिटर्न, इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। क्या चीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस रिस्क ऑफ द फर्म, ठीक, और रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ध्यान देते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से कौन चीज़ अफेक्ट नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, परिचालन लाभ, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, मगर ये आपका क्या होता है, अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल हैज बीन डिफाइंड एज कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाई, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये देखिए दिया गया था किसके द्वारा, सोलोमन एर्जा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, सोलोमन एर्जा के द्वारा ये दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या चीज़, 53 वाले पे। 53 क्या बोल रहा है, देखिए, इफ डिवेंचर 1 लाख कैरिंग 12% इंटरेस्ट आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ इज ₹1000 एंड इट इज रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो कॉस्ट ऑफ का डिवेंचर आपका क्या हो जाएगा, 13% आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट अ पार, ठीक है। इशूड एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स विल बी, तो कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा ये चीज़, 10.2%, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर माना जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या नहीं माना जाता है आपका, तो कौन सा है आपका, ये देखिए आपका क्या है, 55 का एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, क्या चीज़, कन्वेंस इन फंड्स जनरेशन नहीं होगा, प्रेफरेंस बाय इन्वेस्टर्स नहीं होगा, स्टेबिलिटी इन मार्केट प्राइस शेयर्स नहीं होगा, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस आपका क्या हो जाएगा, हानि का समायोजन, इसका क्या हो जाता है, आपका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए, In which one of the following model is dividend policy? The payout ratio is very less or sometimes it is 0. ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है ग्रोथ फर्म्स वॉल्टर मॉडल, ठीक है। वॉल्टर मॉडल के द्वारा जो विकासशील संस्थाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, इन कैश फ्लो इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज, अगर कैश फ्लो में अगर आप लोग इनकम टैक्स अगर पेड करते हैं तो उसको कौन सी एक्टिविटी में लाते हैं, देखिए 3 ही एक्टिविटी है, कौन कौन सा, ऑपरेशनल, फिनेंशियल और इन्वेस्टियल, ठीक है। तो आपके ये किस में आता है, तो ये आपका आता है क्या चीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको आता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स एक्सीड द टोटल ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज प्रिफेयर टू एज, कैसे माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है क्या चीज़, लो गियर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए 58 हो गया। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ ROI कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स, क्या माना जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोगों का क्या है, फेसबुक पेज भी है बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, उस पर आप जा करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, तो और भी अच्छे अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चन वगैरह और रिगार्डिंग BHU वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है, हम लोग उसको नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप हमारे उस पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, वो भी बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से है, वहाँ पे भी आप अगर हमसे मिलें, हम इन तीनों का क्या करेंगे कि लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना हो रिगार्डिंग BHU, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन या फिर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड, तो हम आपको वहाँ पर क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकें, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं 59 का क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या है 4, फिक्स्ड असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, ROI कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आप जानते हैं जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा असेट्स और वो आता है, क्या नाम है, लायबिलिटी आती है दूसरे पक्षी, क्योंकि होता नहीं है, ये होता है आपका असेट्स का कॉलम, ये होता है लायबिलिटी का। जब आपका फिक्स्ड और करेंट अगर जोड़ दिए तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा आपका कैपिटल और क्या आएगा आपका लायबिलिटी आएगी, तो आपको कैपिटल ही निकालना है, तो क्या करेंगे आप इन दोनों में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ओके। नेक्स्ट आप आते हैं 59 हो गया। 60 में बोलते हैं डिविडेंड कवर इज कैलकुलेटेड एज, लाभांश आवरण की गणना की जाती है किस चीज़ के लिए,
तो वो है आपका क्या, थर्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई डिविडेंड। आपको क्या हो जाएगा, डिविडेंड कवर हो जाएगा इसी चीज़ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग और आगे बढ़ेंगे ताकि आपको 61 to 120 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप बार बार इस वीडियो को रिवीजन करते रहें 2011 से लेकर अभी तक का जितना भी आपको सीरीज मिल चुका है, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका प्रैक्टिस होगा, उतनी बार आप समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और आपकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग और बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।